जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज और है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे किसी स्क्वायर प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। उसके बाद हम देखेंगे किसी रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। फिर हम देखेंगे किसी इलिप्टिकल प्लेट के लिए, ट्रायंगुलर प्लेट के लिए, और लास्ट में हम देखेंगे कोई एक सॉलिड क्यूब है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में काफ़ी कुछ हमें नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों किसी स्क्वायर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास हमें दे रखा है कैपिटल एम, और किसी एक साइड की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है ए। ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से कैलकुलेट करोगे? हमारे पास वही पुराना मेथड रहेगा कि हम सबसे पहले कोई एक एरिया एलिमेंट मानेंगे, उस एरिया एलिमेंट के अंदर मास कितना है वो मास देखेंगे। ठीक है ना। तो मान लेते हैं ये कोई एक एरिया एलिमेंट है, यानी कि हमने एक उसकी एक स्ट्रिप मान ली। ठीक है। इस एरिया एलिमेंट का मास कितना है वो मास हम देखते हैं। मान लेते हैं ये एरिया एलिमेंट अपना कितना है, डी ए है। ठीक है। और इस डी ए एरिया के अंदर मास कितना होगा? मास हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि देखिए इस पूरी प्लेट है, प्लेट का एरिया कितना है, एरिया आप मान लेते हो ए। वो किसके बराबर होगा? इसकी जो लेंथ है और विड्थ है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस प्लेट का टोटल जो एरिया है वो अपने पास में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, अगर ए एरिया के अंदर मास है वो कैपिटल एम है, तो इसका यूनिट जो एरिया है उसमें मास कितना होगा? आप कहोगे एम बाई ए। ठीक है ना। तो इसका जो डी ए एरिया है उसके अंदर मास कितना होगा? तो आप कहेंगे एम बाई ए डी ए। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आ गया? डी एम मास। ठीक है। अब जरा इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हमारा है कोई रोटेशन एक्सिस। ठीक है। इस रोटेशन एक्सिस से कुछ दूरी के ऊपर कोई एक डीएम मास रखा है, ये अपना एक डीएम मास रखा है। तो उस डीएम मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? तो हम बड़े ही आराम से बता सकते हैं कि अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर दूरी डी पता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? डी एम, और साथ में ये डी स्क्वायर आ जाएगा परपेंडिकुलर दूरी, या इसको आर से डिनोट करते हो तो आर आ जाएगा। ठीक है, आर ही कर दो, ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में। ये आर है तो ये आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये देखिए, यहाँ मुझे बताइए परपेंडिकुलर दूरी कितनी है। मान लेते हैं यहाँ से जो रोटेशन एक्सिस से जो इसकी परपेंडिकुलर दूरी है वो है अपना एक्स। ठीक है ना। ये x है और ये विड्थ है, ये किसके बराबर है? ये मान लेते हैं अपना dx के बराबर। ठीक है ना। ये dx के बराबर हो गया। तो जरा मुझे बताइए इस dA की वैल्यू क्या होगी? तो dA की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई। ये वाली विड्थ है ये अपने पास में है अपना dx के बराबर। ये इसकी जो हाइट है ये अपनी है a के बराबर। a के बराबर है ना। तो इसका एरिया जो यानी कि DA है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आप कहोगे a dx के बराबर आ जाएगी। आ जाएगी ना। तो जरा मुझे बताइए इस dm की वैल्यू क्या होगी? dm की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, देखिए m, ए की वैल्यू कितनी है अभी कैलकुलेट किया अपनों ने, ए स्क्वायर। डी ए की वैल्यू कितना है? ए डी एक्स के बराबर है। तो अपने पास डी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से देखिए एक ए कट रहा है ना, यहाँ से ये एक ए कट रहा है। तो आप क्या कहोगे कि एम बाई ए, ये डी एक्स आ गया। तो अपने पास में डी एम की वैल्यू आ गई। परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? परपेंडिकुलर दूरी अपनों ने एक्स मानी है, मानिए ना एक्स। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं और अपने पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो जरा रखिए वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास में। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई है वो किसके बराबर आ जाएगा? डी आई बराबर आ जाएगा डी एम मास के बराबर। डी एम की वैल्यू क्या है? एम बाई ए डी एक्स के बराबर। और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? ये अपनी है एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो अपना इस एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब अपने को पूरी प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे कि भाई अपना एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले पॉइंट के लिए एक्स है की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इस वाले पॉइंट के लिए आप एक्स की वैल्यू कितनी बताओगे? आप कहोगे एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अपनी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? जीरो से ए तक कर रही है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? जीरो से आई तक आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब वैल्यू पुट कीजिए जरा, क्या आ जाएगी अपना, देखो इंटीग्रेट करेंगे तो अपना लेफ्ट साइड में तो आई आ गया। ठीक है। राइट साइड में क्या है? ये अपना एम बाई ए इंटीग्रेट ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। लिमिट जारी है जीरो से ए तक। तो यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? एम बाई ए, ठीक है, एक्स क्यूब बाई थ्री। लिमिट पुट करेंगे जीरो से ए तक तो फाइनली अपने पास में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम ए क्यूब बाई थ्री ए। तो ओवरऑल इसको काटेंगे तो अपने पास में आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम ए स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है तो उसमें हमारा जो रोटेशन एक्सिस कहाँ से जा रहा है? ये हमारी प्लेट हुई। और रोटेशन एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? बिल्कुल यहाँ किनारे से। ठीक है। परंतु हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो इसी प्लेन के अंदर है जिस प्लेन के अंदर हमारा जो ये प्लेट रखी है। ठीक है ना।
अगर क्या होता, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि रोटेशन एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही होती इस तरह से, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका रोटेशन एक्सिस है वो हमारी जो प्लेट है प्लेट्स के परपेंडिकुलर होती इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर इस तरह से होती, तो उस कंडीशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता, ठीक है। एक प्रॉब्लम आपसे और भी पूछी जा सकती थी कि ये हमारी जो प्लेट है, ठीक है, और रोटेशन एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ किनारों से, यानी कि एक विकर्ण के रूप में पास हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो अगर हमें पता हो कि हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, ठीक है, और एक आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, ठीक है। इन दोनों थ्योरम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम बाकी की जो रह गई वो आप बड़ी आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि हमारा जो प्लेट है, प्लेट के किनारे से उसी प्लेन के अंदर कोई रोटेशन एक्सिस दिया हो तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल, सॉरी ए लिया ना लेंथ इसकी, तो एम ए स्क्वायर बाई 3, इतना याद रह जाएगा आपको। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे तो बाकी तरह के डाउट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट के लिए। तो मान लेते हैं हमें दे रखी है कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट जिसका मास है m, उसकी एक साइड है जिसकी लेंथ है a और जबकि सेकंड जो लेंथ है उसकी साइड है b, ठीक है ना। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि अगर इसकी ये वाली साइड b है, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम इसको सोल्व करने का वही मेथड रहेगा, क्या रहेगा, हम x दूरी के ऊपर एक एलिमेंट ले लेंगे, एरिया एलिमेंट, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एरिया एलिमेंट है, इसकी विड्थ है वो किसके बराबर है, ये dx के बराबर है, इसका मास अपने पास dm है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हमारा रोटेशन एक्सिस है तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये अपना आएगा आई इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना। अगर क्या होता हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो यहाँ ना होकर कुछ इस डायरेक्शन में होता, ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता, ये बराबर होता आई इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाई 3, ठीक है ना। सेम यहाँ भी सोल्व करने का वही तरीका रहेगा, क्या करना है आपको, एक एरिया एलिमेंट मानना है, ये एरिया एलिमेंट मान लिया अपनों ने, ठीक है। इसकी यहाँ से जो दूरी है वो अपने x मानेंगे, ठीक है ना, और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से a के लिए, ठीक है। तो किसी तरह का कोई डाउट है आपके मन में नहीं रहना चाहिए, फिर भी हो तो पूछ लीजिएगा। इसमें बाकी अनदर टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अगर क्या होता है हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो यहाँ से जो प्लेट है प्लेट के परपेंडिकुलर होता, ठीक है, ये प्लेट है, प्लेट इस तरह से रखी और रोटेशन एक्सिस है यहाँ से पास हो रहा होता, परपेंडिकुलर होता, ठीक है। एक आपसे इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो इसके विकर्णों से निकल रहा होता, यहाँ से निकल रहा होता, ठीक है ना, या हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो यहाँ से निकल रहा होता, या हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहीं यहाँ से निकल रहा होता, ठीक है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम पूछी गई हो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों को देखेंगे। अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसके किनारों से रोटेशन एक्सिस पास हो रहा है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 3 एंड एम ए स्क्वायर बाई 3 के बराबर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारी जो इलिप्टिकल प्लेट है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, ठीक है ना। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमारी जो प्लेट है उसका मास कितना है, m है, ठीक है। उसकी इधर वाली जो साइड है उसकी लेंथ आपको दे रखी है a, ठीक है ना, और ये वाली जो साइड है उसकी लेंथ आपको दे रखी है b। तो उस कंडीशन के अंदर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपको रोटेशन जो एक्सिस है वो क्या दे रखा है, मान लेते हैं रोटेशन एक्सिस एक तो आपको ये वाला दे रखा है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फिर इसके बाद में हम एक दूसरा रोटेशन एक्सिस और मानेंगे, ये वाला, ठीक है, और देखेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में भी हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो क्या रहेगा अपना प्रोसीजर, सबसे पहले हमें वही एक एरिया एलिमेंट मानना है, ये रहा हमारा एरिया एलिमेंट, ठीक है। ये एरिया एलिमेंट है, इसको मैं डी ए से डिनोट करता हूँ। हमें क्या पता होना चाहिए, इस एरिया एलिमेंट का मास कितना है, कहीं से अगर हमें इसका मास पता चल जाए और हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर जो दूरी है वो पता चल जाए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर दूरी है उसको मैं आर से डिनोट करता हूँ। ये दोनों अगर हमें पता चल जाए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो, किसके बराबर आ जाएगा, डी एम, और किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा ना। अब डी एम की वैल्यू क्या है उसे ही तो अपने को फाइंड करना है, तो किस तरह से इसको फाइंड करोगे, तो देखिए अगर हमारा जो ये पूरा इलिप्टिकल प्लेट है इसका मास है m और इसका एरिया है a,
ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि ए एरिया पर अगर मास है m, तो इसका जो यूनिट एरिया है इस पर मास कितना होगा, आप कहोगे m/a। तो इसका जो डी ए एरिया है उस पर मास कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा m/a dA। ये अपना किसके बराबर आ जाएगा, dm के बराबर आ जाएगा। अब जरा मुझे ये बताइए कि किसी भी इलिप्टिकल प्लेट है उसका एरिया किसके बराबर होता है। आप बड़े ही आसानी से ये तो जानते हो कि कोई भी एक सर्किल है, अगर उसकी रेडियस है r, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया वो किसके बराबर आता है, आप कहते हो पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई एक इलिप्टिकल प्लेट है, ठीक है, ये इलिप्टिकल प्लेट है, उसकी अगर इधर वाली साइड ए है अपने पास में और इधर वाली साइड अगर अपने पास में बी है, तो इसका एरिया आप क्या बताओगे, पाई ए बी। ठीक है ना, ये इसका एरिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो कि कैसे ये अपनों ने फॉर्मूला ड्राइव किया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि किसी इलिप्टिकल प्लेट का एरिया कितना होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास इस इलिप्टिकल प्लेट का एरिया है वो तो अपने पास में आ गया पाई ए बी, परंतु ये डी ए है, डी ए की वैल्यू क्या है वो भी तो अपने को पता नहीं है। तो डी ए की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करोगे। मान लेते हैं कि हमने जो इलिप्टिकल प्लेट के अंदर जो ये एरिया एलिमेंट माना है, इसकी इधर वाली जो लंबाई है वो अपने पास में है डी एक्स एंड इधर वाली जो लंबाई है वो अपने पास में डी वाई। ठीक है ना। तो आप बड़े ही आसानी से ये चीज़ तो बता सकते हो कि डीएम है उसकी वैल्यू किसके बराबर है। डीएम की वैल्यू अपने पास में आ गई m/a, ए की वैल्यू क्या है पाई ए बी। ठीक है। और डी ए की वैल्यू किसके बराबर है, डी एक्स एंड डी वाई के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डीएम की वैल्यू जब आप यहाँ रखोगे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले में, ठीक है, तो आपके पास में डी आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आई की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी m/पाई ए बी। ठीक है। फिर अपने पास में क्या आ जाएगा, डी एक्स एंड डी वाई, और ये अपने पास में आर के। ठीक है। अब अपने इंटीग्रेट तो कर रहे हैं एक्स और वाई की फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर हम ले रहे हैं आर। तो यहाँ पर आर ना लेकर इसको थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम जिस डायरेक्शन में आप डी एक्स एलिमेंट ले रहे हो उस डायरेक्शन में ये जो परपेंडिकुलर दूरी है मैं उसको ले लेता हूँ एक्स। यानी कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उसे एक्स दूरी पर हमने एक एरिया एलिमेंट माना है जिसकी विड्थ कितनी है, ये डी एक्स है। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ आर की वैल्यू रखोगे तो आगे पास में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, बोथ साइड है, इंटीग्रेट ही तो करना है। तो जरा देखिए, इंटीग्रेट कीजिए, इसमें क्या आएगा। तो आप बड़े ही आराम से ये चीज़ तो समझ सकते हो कि ये अपना डी आई आ गया, और ये क्या आ जाएगा, देखिए m/पाई ए बी, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट संख्या है, तो ये तो आ जाएगी बाहर पाई ए बी। अब इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है, अपना डी एक्स एंड डी वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कहोगे, ये अपना डी वाई आ गया और फिर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। देखिए एक चीज़ और बताओ मुझे, मैं यहाँ पे दो बार इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसको, दो बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है। जब भी हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें दो बार ही इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा। ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रेट करते इसको तो हमें तीन बार इसको इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें रखनी पड़ेगी इसकी लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है वो जरा बताओ मुझे। देखिए आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जीरो से आई तक वेरी करेगा। वाई है, वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो देखिए वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो अभी अपनों ने थोड़ी देर पहले जब इसके कोऑर्डिनेट मान रहे थे तो अपना कहाँ से कहाँ तक था, ये अपना सेंटर था, सेंटर था ना इसके। ये वाली जो दूरी है वो भी अपने पास में बी थी, और ये वाली भी जो दूरी है वो बी थी। ठीक है। ये वाली दूरी है अपनों ने ए ली, ए है ना, और ये वाली भी दूरी ए है। तो जरा इनके कोऑर्डिनेट बताइए क्या है। आप कहोगे ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, ये माइनस बी है, जीरो माइनस बी। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये अपने पास में क्या है, जीरो बी है। इसी प्रकार से ये कोऑर्डिनेट है ये कितना है, ये अपन का आ गया ए जीरो, और इधर वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है अपना माइनस ए जीरो। ठीक है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, y की वैल्यू वेरी कर रही है, इस वाले पॉइंट के लिए y है वो कितना है, माइनस बी है, और इधर वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है, b है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, y अपना जा रहा है -b to b, ये गया -b to b। अब जरा मुझे बताइए x है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, क्या हम -a से +a के लिए लिखें या कुछ और लिखेंगे। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि हमारा कोई भी एक इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन आप सबने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो इसको याद रखिएगा, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1। ये किसकी है, किसी भी इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो इस इलिप्स के अंदर जो x की वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ इंटीग्रेशन में रखेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आप सबने जब इंटीग्रेशन पढ़ा है तो हमने वहाँ ये चीज़ अच्छे से सीखी है कि अगर x और y के अंदर कोई रिलेशन दे रखा है आपको, तो हमें वो इक्वेशन वहाँ पुट करनी है जब हम फर्स्ट टाइम उसका इंटीग्रेट करते हैं।
ठीक है, इसके ऊपर भी हम अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। तो जरा मुझे बताइए कि x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। तो आप कहोगे कि एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र। ठीक है, ये ए स्क्र है वो भी इधर आएगा, आएगा ना। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा के इसको लिख देता हूँ, ये ए स्क्र आ गया इधर। अब जो x है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आप कहोगे प्लस माइनस अंडर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, और साथ में देखिए ए स्क्र अंडर के अंदर था तो वो बाहर आकर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और अच्छा आप दिखाना चाहो तो इस तरह से दिखा सकते हो, प्लस माइनस ए बाई बी अंडर ऑफ क्या आ जाएगा, बी स्क्र माइनस वाई स्क्र हो जाएगा ना, ये बी स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो यहाँ पर इसकी जो x है, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, x की लिमिट करेगी माइनस से प्लस के बीच में। तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बाई बी अंडर ऑफ बी स्क्र माइनस वाई स्क्र, और यहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ए बाई बी अंडर ऑफ बी स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है दोस्तों, तो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। अपने पास में क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड के अंदर अपने पास में आ जाएगा आई, और राइट साइड में क्या है, एम अपॉन पाई ए बी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी टू प्लस बी एंड डी वाई। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करने पर आएगा एक्स के क्यूब बाई 3 आएगा, यही आएगा ना। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, साथ में क्या आएगा, देखिए यहाँ लिमिट जा रही है कितना, ए बाई बी, बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या, मैं समझाता हूँ आपको, याद आ जाएगा अगर आपने इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ पढ़ा है तो। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस ए टू ए, कोई भी साथ में आ रहा है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए और साथ में एफ एक्स डी एक्स, ऐसा इसको लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो आप इसको 2 टाइम्स करके लिखोगे तो एक बार लिमिट आपको कम रखनी पड़ेगी ना। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा 0 से ए बाई बी। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, अंडर ऑफ बी स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है, क्या ऐसा यहाँ भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको भी आप 0 टू बी लिख सकते हो, 0 टू बी लिख सकते हो, और आगे इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आगे आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो उतना लिखिए ताकि अपने को कम स्टेप के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सोल्व कर पाए। ठीक है ना। अब जरा इसमें लिमिट पुट कर कीजिएगा, क्या आ जाएगा, 4 बाई एम अपॉन पाई ए बी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से बी डी वाई। अब यहाँ पर ये 3 है, 3 कांस्टेंट है, बाहर ले आइए इसको, तो 3 अपना आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बाई बी है, ए बाई बी भी कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी पावर 3 है, तो उसको भी अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 3 अपॉन बी की पावर 3, और यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब है ना, तो इसको जरा सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये पावर 3/2 आ जाएगा। इसको ऐसा कुछ लिखा जा सकता है ना, बी स्क्र माइनस वाई स्क्र की पावर 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी हम आगे सोल्व करके थोड़ा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 4/3 एम अपॉन पाई ए बी, और ये ए क्यूब बाई बी क्यूब है उसको भी यहाँ लेकर आ जाएंगे, ए क्यूब बाई बी क्यूब। क्या कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये ए से ये कटेगा तो अपने पास में क्या बचेगा, ऊपर तो अपना आ जाएगा ए स्क्र हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा अपना बी की पावर 4 आ जाएगा, 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसको आप बी की पावर 4 कहेंगे। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू बी, और साथ में क्या आ जाएगा, बी स्क्र माइनस वाई स्क्र की पावर 3/2 एंड डी वाई। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने का क्या मेथड है, क्या आपने सीखा है इस तरह का इंटीग्रेशन करना, सीखा है क्या। मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ साइड आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल्स टू बी कोस थीटा एंड डी थीटा। अब लिमिट भी तो निकालनी पड़ेगी, तो जरा मुझे बताइए लिमिट क्या रहने वाली है। अगर y इक्वल्स टू 0 करोगे, यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है ना, ये रहा, 0 करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए जरा। y इक्वल्स टू 0 रखा तो यहाँ पर साइन थीटा भी 0 के बराबर आ जाएगा, और साइन थीटा 0 कब आता है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है ना, y इक्वल्स टू बी रखोगे तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 1 आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे पाई/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू जब ऊपर इंटीग्रेशन में रखोगे तो अपने पास फाइनली क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब जरा इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आएगा 4/3 एम अपॉन पाई
ठीक है, ए स्केयर अपॉन बी की पावर 4। अब जरा मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे देखो, एक तो ये बी स्केयर है, ठीक है, ये कॉमन आ सकता है, साथ में यहाँ पर ये अपना बी है, ये भी कॉमन आएगा। तो पहले तो इस स्टेप को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए, यहाँ से हम बी स्केयर को कॉमन लेते हैं, ठीक है, बी स्केयर को कॉमन लेंगे तो क्या आप इस स्टेप को ऐसा कुछ लिख सकते हो, बी स्केयर 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है, कि पूरे की पावर अपना कितना आ जाएगा 3/2, लिख सकते हो ना। फिर इसको थोड़ा और शॉर्ट करके लिखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बी की पावर 3। अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा है वो किसके बराबर आता है, अपना कोस स्केयर थीटा के बराबर आता है, ठीक है, एक स्टेप पहले क्यों लिखी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस सब की पावर किसके बराबर आ रही है, 3/2 के बराबर आ रही है। क्या इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करके लिखोगे आप, क्या आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पर आ जाएगा देखिए, क्या आप बी की स्केयर उसकी पावर 3/2 करोगे, ये 3/2 करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बी की पावर 3 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखा आप लोगों ने तो अपने पास में आ गया बी की पावर 3 एंड कोस की पावर 3 थीटा, ठीक है। और साथ में ये अपने पास में क्या आ रहा है, बी कोस थीटा, तो इसको भी साथ में आप ऐड करोगे तो बी कोस थीटा आ गया ना। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितने किसके बराबर आ गई, आप कहोगे इसकी ओवरऑल वैल्यू आ गई अपने पास बी की पावर 4 कोस की पावर 4 डी थीटा के बराबर आ गया ना। तो इसको सारे को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा मुझे ये बताइए कि बी की पावर 4 है, इसको क्या आप बाहर लेके जा सकते हो, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। बी की पावर बाहर जाकर किससे कटेगा, ये कटेगा इसके साथ, कटेगा ना। तो ये दोनों कट गया, तो इसको थोड़ा सा और अपने शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास में फाइनली क्या आ गया, देखो अपने को सिर्फ यही तो बचा, ये बच गया अपना कोस की पावर 4 थीटा एंड डी थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर अपने पास में इंटीग्रेशन करना है कोस की पावर 4 थीटा एंड डी थीटा का। एक बार अगर हमारे पास में कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाए तो फिर हमारे पास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी वैल्यू आप बड़े ही आराम से बता सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कोस की पावर 4 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। दोस्तों आपको चाहे साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करना हो या कोस की पावर 4 डी थीटा का इंटीग्रेशन करना हो, दोनों को इंटीग्रेट करने का मेथड है वो बिल्कुल ही समान होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले आपको इन दो फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए। कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं कोस 2 थीटा है वो किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से आप क्या कहोगे कि जो अपना कोस स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर आता है, कोस स्क्वायर थीटा आपका आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो क्या ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है उसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना, कोस स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर डी थीटा के बराबर लिख सकते हो। तो हम इसको लिखकर और ये वाली जो वैल्यू है वो रखेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आप कहोगे ये आ गया 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 की होल स्क्वायर एंड डी थीटा, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर है वो कीजिएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, देखिए 2 है वो तो बाहर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब 1 प्लस कोस 2 थीटा है इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कोस 2 थीटा, ठीक है। और साथ में अपना क्या आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा, ओके। अब जरा मुझे ये बताइए कि आपका ये वाला जो कोस स्क्वायर 2 थीटा है, ये वाला है, इसको फिर से अपने यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के लिखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा 1 प्लस, अब ये वाला जो है इसको खोल के लिखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब पहले देखिए थीटा था तो आपने 2 थीटा लगाया, अब यहाँ पर 2 थीटा पहले से है तो आप क्या लगाओगे कोस 4 थीटा, ठीक है, बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा साथ में 2 कोस 2 थीटा, ठीक है। और इस सारे के साथ क्या आ जाएगा, अपना ये डी थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से अपने पास में इंटीग्रेशन के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस, देखिए डी थीटा है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, थोड़ा सा और सोल्व हो जाएगा आपके लिए। तो डी थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डी थीटा प्लस 1/2 डी थीटा, ठीक है, प्लस 1/2, अब कोस 4 थीटा है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे डी थीटा, और साथ में क्या आ रहा है अपना, ये आ गया प्लस 2 कोस 2 थीटा एंड डी थीटा,
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब सभी का अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो अपने पास में फाइनल वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आ गया अपना 1/4। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो आप कहोगे थीटा/2 आ गया, प्लस यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2, और कोस 4 थीटा है उसको इंटीग्रेट करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू आ गई अपनी साइन 4 थीटा/4, ठीक है, प्लस यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा 2 कोस की जगह आ जाएगा यहाँ साइन 2 थीटा/2। जो कटता है उसको काट देते हैं, जो नहीं कट रहा उसको सेम रखेंगे। तो एक तो आप यहाँ देख रहे हो 2 है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अपना 4 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट क्या लिख दोगे आप, 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ थीटा प्लस थीटा/2 है, इनको कंबाइन करके लिखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 3 थीटा/2 आ जाएगा, ठीक है। साथ में कोई कांस्टेंट संख्या है, इसको आप एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से अपने पास में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा की क्या आ जाएगी, इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में आ जाएगा 3 थीटा/8, ठीक है, प्लस 1/32 साइन 4 थीटा, प्लस ये आ जाएगा 1/4 साइन 2 थीटा, ठीक है। अब बताइए जरा ऊपर हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, आप कहोगे 0 से π/2 के लिए जा रही थी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम लिमिट भी पुट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक के लिए। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आप कहोगे 3/8, और यहाँ पर आएगा π/2 प्लस 1/32, यहाँ पर साइन के साथ में π/2 लिमिट पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, ये आ जाएगा 2 सॉरी 2 थीटा, 2 आ जाएगा सॉरी, प्लस 1/4, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन पाई। 0 के लिए रखोगे तो सारी सारी टर्म ही 0 आ जाएगी, ठीक है ना। इसको थोड़ा और सोल्व करके लिखोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आप कहोगे 3π/16, प्लस यहाँ पे देखो cos 2π की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वाली टर्म 0 आ गई। sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो अपने पास ओवरऑल इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3π/16। इस वैल्यू को हम ऊपर हमारी इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करते हैं। तो जरा मुझे बताइए कि क्या कट रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे कि एक तो ये 3π है ये कट रहा है, ठीक है, ये 4 है यहाँ कटेगा तो आपके पास में 4 बचेगा। तो फाइनली आपके पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, ma²/4 के, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा I = ma²/4। तो यहाँ से हमारे पास में एक रिजल्ट आ जाता है कि अगर हमारा रोटेशन एक्सिस ये है तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो इलिप्टिकल प्लेट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ये हो जाएगा अपना ma²/4, ठीक है। अगर हमारा रोटेशन एक्सिस है ये, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये वाली लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है b, तो आप क्या कहोगे mb²/4, ठीक है। याद रहेगा इन दोनों रिजल्ट। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो इलिप्टिकल प्लेट है उसके प्लेन के अंदर ही हमारे ये दोनों जो रोटेशन एक्सिस है वो मौजूद है, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम आपसे और पूछी जा सकती है कि क्या होता कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो इस जो इलिप्टिक प्लेट है उसके परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो इसको कैलकुलेट करना हम सीखेंगे जब आपको पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में जानकारी हो। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं दोस्तों किसी ट्राइंगुलर प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ट्राइंगल है वो तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक तो आपको इस तरह का कोई ट्राइंगल दे रखा हो, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है। इसी प्रकार से कोई एक ट्राइंगल आपको इस तरह से दे रखा हो, ठीक है, तो इनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। दोनों तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो मेथड है वो आपका इक्वल ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि हमारा रोटेशन एक्सिस कौन सा है। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको रोटेशन एक्सिस ये वाला दिया जा सकता है, किसी क्वेश्चन में रोटेशन एक्सिस ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है। किसी दूसरे क्वेश्चन में रोटेशन एक्सिस है आपको ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारा रोटेशन एक्सिस देखना है। सेकंड स्टेप आपका क्या रहने वाला है, सेकंड स्टेप हमारा रहने वाला है हमें एक एरिया एलिमेंट लेना है, ठीक है। और एरिया एलिमेंट हमारा कहाँ होगा, हमारा जो रोटेशन एक्सिस है उससे कुछ दूरी के ऊपर लेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा ये रोटेशन एक्सिस है और इससे किसी वाई दूरी के ऊपर हम एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे, कितना dy, ठीक है।
इस वाले केस के अंदर आपको अगर ये वाला रोटेशन एक्सिस दे रखा हो तब हम एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है ना। और अगर ये वाला रोटेशन एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो हम एरिया एलिमेंट इस डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी दे रखा हो हमें सेम ही तरीका रखना है। उसके बाद का स्टेप क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, हमने जो एरिया एलिमेंट माना है डी ए, उसके ऊपर मास कितना है उस डी एम मास की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास में अगर मास की वैल्यू अगर आ जाती है तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, डी एम उसका मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आप कह रहे हो वाई, तो ये अपना वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ गया इस डीएम मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जो हमारी क्वांटिटी डीएम है, डीएम की वैल्यू रखने के बाद में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें ये वाला ट्राइंगल है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो आपके लिए ये वाला जो ट्राइंगल है इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बड़े ही आसानी से खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोस्तों मान लेते हैं ये हमारा ट्राइंगल है और ये हमारा रोटेशन एक्सिस है। इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस ट्राइंगल की हाइट है वो आपको कितनी देर की है, एच देर की है। ये हाइट कितनी है, ये वाली एच, इसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूँ। और ये वाला जो इसकी बेस है, बेस की जो लंबाई है वो आपको दे रखी है, लेंथ दे रखी है कैपिटल एल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो इसे सोल्व करने का मेथड क्या रहेगा, हमें सबसे पहले एक एरिया एलिमेंट मानना है। ये हमारा रहा एरिया एलिमेंट, ठीक है। ये एरिया एलिमेंट हम मान लेते हैं जो हमारा रोटेशन एक्सिस है उससे कितनी दूरी पर है, ये वाई दूरी के ऊपर उपस्थित है, ठीक है ना। ये वाई दूरी के ऊपर उपस्थित है। और इस एरिया एलिमेंट की जो विड्थ है वो किसके बराबर है, ये हमारी है डी वाई के को, ठीक है, डी वाई के बराबर होगी। अब मुझे ये बताइए कि हमारा ये जो एरिया एलिमेंट है उसका मास कितना है। उस मास को मैं डीएम से डिनोट करता हूँ और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये टोटल जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं अगर आपको इस तरह का ट्राइंगल दे रखा हो तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या है। अगर हमारे पास में ये वाली जो लेंथ है और ये वाली जो लेंथ है दोनों के बारे में पता हो तो आप कहेंगे कि इसका जो एरिया है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ए बी के बराबर, ठीक है। परंतु अगर हमें ट्राइंगल है वो इस फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा हो जिसकी हाइट है आपको दे रखी है कितनी, एच, और ये वाली जो लेंथ है वो आपको दे रखी है एल, ठीक है ना। तो इसका जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट साइड वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वाली जो लेंथ है ये अपनी बराबर होगी कैपिटल एल बाई टू। तो इसका जो एरिया है वो अपना आ जाएगा हाफ एच और साथ में एल बाई टू, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब हम इधर वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी बराबर आ जाएगा हाफ एच एल बाई टू, ठीक है। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये अपना किसके बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इसकी कितना आ जाएगा, एच एल बाई फोर प्लस एच एल बाई फोर, तो टोटल एरिया किसके बराबर आ जाएगा, एच एल बाई टू के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमने जो एरिया एलिमेंट माना है इस एरिया एलिमेंट का भी एरिया कितना होगा, किसके बराबर होगा, मान लेते हैं ये वाली जो टोटल लेंथ है ये वाली किसके बराबर है, ये एल के बराबर है, ठीक है ना। तो इस डी ए एरिया की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी जो हमने ये स्ट्रिप मानी है, ये जो पट्टी मानी है उसकी लंबाई और चौड़ाई के मल्टीप्लाई के बराबर होगी, ठीक है। ये वाली लेंथ आपको डी वाई दे रखी है, ये वाली दे रखी है एल के बराबर, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, एल डी वाई के बराबर हो जाएगी, होगी ना। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि टोटल मास है इस जो एलिमेंट का कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे कि अगर ट्राइंगल का एरिया ए है उस ए एरिया के अंदर मास है वो कैपिटल एम है, तो उसका जो यूनिट एरिया है उसमें मास कितना होगा, एम बाई ए। तो इसका जो डी ए एरिया है उसके अंदर मास कितना होगा, तो आप कहेंगे एम बाई ए डी ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, डी एम के बराबर आ जाएगा, आएगा ना। तो अब जरा वैल्यू पुट कीजिए और बताइए अपना डी एम की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी एम की वैल्यू अपने बराबर आ जाएगी एम बाई ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अभी तो अपनों ने फाइंड की है, एच एल बाई टू, टू को मैं ऊपर ले जाता हूँ, डॉट डी ए की वैल्यू किसके बराबर है, एल डी वाई के बराबर, यही ना, एल डी वाई के बराबर। अब दोस्तों मुझे ये बताओ अपने पास में अगर डीएम की वैल्यू आ गई तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आ जाएगा डीएम और परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर दूरी है अपनी वाई, तो आप क्या कहेंगे वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेट कीजिए, क्या आएगा, सबसे पहले अपना इधर वाली साइड जब वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टू एम एच एल, साथ में देखिए एल डी वाई एंड वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर,
ठीक है, ये बोथ साइड अपनों ने इंटीग्रेट कर दिया, डी आई की वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब जरा मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर आपका जो ये एल आ रहा है, क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है एल? नहीं दे रखा। तो एल की वैल्यू है उसको तो हमें किसी न किसी तरह से हटाना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू हटाने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्राइंगल मानेंगे फिर से। ये एक फिर से एक ट्राइंगल मानिएगा, ये वाला, ठीक है? इस ट्राइंगल के अंदर आप जरा मुझे ये बताइए कि इधर वाली जो लेंथ क्या है और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाली जो लेंथ है अपनी, ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर है? आप कहोगे ये वाली लेंथ है अपनी, हो गई l/2 के बराबर, ठीक है ना। नीचे वाली ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी? तो टोटल जो लेंथ है वो कैपिटल L के बराबर है, तो ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर आ जाएगी? कैपिटल L/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो किसके बराबर है? आप कहोगे ये वाली जो टोटल लेंथ है ये तो अपनी आ गई कैपिटल एच के बराबर, ठीक है ना। ये वाली लेंथ है वो अपनों ने क्वेश्चन में मानी है वाई, तो ऊपर वाली जो ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में कितनी बचकर आ गई? आप कहोगे एच माइनस वाई, ठीक है ना। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो फर्स्ट जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो फर्स्ट जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के लिए जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे l/2 और साथ में नीचे क्या आ जाएगा? h माइनस वाई। अब जो ये हमारा बड़े वाला ट्राइंगल है उसको देखिए जरा, उसके लिए टेन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर ये वाला जो एंगल है वो थीटा है अपना, तो आप कहोगे ये बराबर आ जाएगा कैपिटल L/2 और साथ में क्या आ जाएगा? ये इसकी हाइट के बराबर आएगा ना। तो यहाँ से मुझे बताइए जरा कि स्मॉल l है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे ये तो कट जाएगा आपस में, तो फिर बचेगा क्या? एल एच माइनस वाई अपॉन एच। ये वाली वैल्यू है वो हम रख देते हैं नीचे। नीचे कहाँ रखोगे? जो अपना डिफरेंशिएशन अपने जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू रखी तो इंटीग्रेशन अपना कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से i तक जाएगा, ठीक है। इधर वाली साइड है, लिमिट पुट करने के बाद मैं बताता हूँ आपको लिमिट क्या रहनी चाहिए। देखिए 2m अपॉन एच एल, साथ में ये एल की वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू रखोगे तो एल एच माइनस वाई अपॉन एच, साथ में डी वाई आ रहा है तो पहले वाई स्केयर है उसको आगे ले आइए और डी वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो वाई अपना कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? वाई अपना वेरी कर रहा है, देखिए इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू कितनी है? आप कहोगे 0। इधर वाला ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे एच के बराबर। तो अपना वाई है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? आप कहोगे कि 0 से एच के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अब इंटीग्रेट कीजिए बोथ साइड, क्या आएगा अपने पास में? आई इक्वस टू, क्या कुछ कट रहा है? बिल्कुल, ये एल से एल कट रहा है और तो कुछ नहीं कट रहा है, बाकी जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आएंगे, 2m अपॉन एच स्केयर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एच। अब ये h माइनस वाई को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपने पास में आ जाएगा वाई स्केयर माइनस वाई की पावर 3, साथ में है डी वाई। इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखोगे तो फाइनली अपने पास में आ जाएगा 2m अपॉन एच स्केयर। इसको इंटीग्रेट करके सोल्व करेंगे और लिमिट पुट करोगे तो अपने पास में आ जाएगा एच वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई की पावर 4/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट पुट की और अपने पास में फाइनली क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आ जाएगा h की पावर 4 आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ से एच स्केयर कटेगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा? एच स्केयर, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में एम एच स्केयर बाई 6, ये किसका आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में? जो अपना जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है? जो ट्राइंगल के बेस से पास हो रहा है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों, इन्हीं प्रॉब्लम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जामिनर है वो आपसे घुमाकर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे उसने एक ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, और ट्राइंगल किस तरह से बन रहा है? ट्राइंगल हमारा बन रहा है, आपको दे दिया जैसे एक लाइन दे दी एक्स इक्वस टू वाई, ये हमारी एक्स इक्वस टू वाई की एक लाइन हो गई, ठीक है। एक आपको दे दिया एक्स इक्वस टू 3, जैसे एक लाइन आपको दे दिया ये एक्स इक्वस टू 3, ठीक है। एक लाइन दे दी आपको वाई इक्वस टू 0, ये दे दी लाइन इक्वस टू 0। और आपसे पूछ लिया जाए इन तीनों लाइंस के बीच में ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आप किस तरह से सोल्व करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो ऊपर वाली जो प्रॉब्लम थी, ऊपर वाली प्रॉब्लम है, उसमें आपको जो ट्राइंगल है उसके अंदर जो रोटेशन एक्सिस है वो कुछ इस तरह से दे रखा हो। जैसे अभी तो हमने सोल्व किया कि अपना जो एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है, रोटेशन एक्सिस, ठीक है। परंतु क्या होता कि अगर हमारा रोटेशन एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा होता, ठीक है। क्या होता कि हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो इस पेज के परपेंडिकुलर होता, इस तरह से पास हो रहा होता,
ठीक है, यानी कि मैं इसको डायग्राम बनाऊँ तो इस तरह से, ये आपका जो रोटेशन एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, बाहर की ओर। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे होते? तो देखिए इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या यूज करोगे, हमारा जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो ऊपर वाली ये प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको क्या दिया होगा कि कोई भी एक ग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कोई भी एक y इक्वल्स टू एक्स एक पैराबोलिक ग्राफ दे दिया, और एक आपको ग्राफ दे दिया इस तरह से y इक्वल्स टू एक्स दे दिया, ठीक है, सॉरी वाई एक्स इक्वल्स टू जीरो दे दिया या एक्स इक्वल्स टू 2 दे दिया, और यहाँ से कोई भी एक लाइन और जा रही है, तो यहाँ पर जो एरिया अंडर द कर्व बन रहा है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम है उनको हम जो आगे वाली वीडियो है उनके अंदर सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए हमारा इतना ही है कि हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बेस से अगर कोई अपना रोटेशन एक्सिस है वो पास हो रहा हो, तो उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल कर आया, अपना एम एच स्क्र बाई 6, जहां पर एच उस ट्राइंगल की हाइट है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी आपके मन में जितने भी डाउट है इनके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बड़े ही डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं किसी भी सॉलिड क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो रोटेशन एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस रोटेशन एक्सिस के रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। अगर क्यूब है उसकी सभी साइड की जो लेंथ है वो आपको ए दे रखी है, ठीक है। तो एक चीज मुझे बताइए, क्यूब है वो किससे मिलकर बना होता है। अगर आप किसी एक स्क्वायर प्लेट है, ये मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर प्लेट है, उसके ऊपर हम दूसरी स्क्वायर प्लेट लगा दें, ठीक है, तो इस तरह इन सभी स्क्वायर प्लेटों के कॉम्बिनेशन से अपने पास में एक क्यूब है वो बन जाता है, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी एक स्क्वायर प्लेट है, कोई हमारे पास में एक स्क्वायर प्लेट है, उसके रिस्पेक्ट के अंदर हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमने जो स्क्वायर प्लेट मानी है ये अपना जो यहाँ से कितनी दूरी पर उपस्थित है, y दूरी पर उपस्थित है, और इसकी विड्थ कितनी है ये हमने मान ली dy, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया किसके बराबर होगा, इस जो अपनों प्लेट मानी है उसका एरिया किसके बराबर होगा जरा बताइए। तो ये हमारा जो प्लेट है इसकी लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर है, आप कहोगे ए और ए, ठीक है, और इसकी ये हाइट है वो किसके बराबर होगा, आप कहोगे ये वाली जो हाइट है वो बराबर आ गई अपनी डी वाई के बराबर। अगर किसी तरह से हमारे पास में इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता चल जाए, जो कि हमारा रोटेशन एक्सिस है इस प्लेट के सेंटर से पास हो रहा है, तो हम उसको अगर इंटीग्रेट कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, तो अपने पास में पूरे क्यूब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर कोई रोटेशन एक्सिस है वो प्लेट के अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए ऊपर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि अगर हमारी जो प्लेट है, प्लेट के समानांतर उसे किनारों से पास होने वाला कोई एक्सिस है, ठीक है, तो उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, एम स्क्वायर बाई 3। अगर कोई एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, उसके सेंटर ऑफ मास से, तो उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखिए ये जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप सीखेंगे इसके बारे में, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, ये बराबर होता है एम स्क्वायर बाई 6 के बराबर, ठीक है। अभी एक बार इसको आप याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करना भी इसको सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है कितना, आई इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाई 6 के बराबर, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट करना है पूरे क्यूब के लिए, तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, तो जरा मुझे बताइए इस प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, डी आई के बराबर, और यहाँ पर इसका मास कितना है, इसका मास है अपना डी एम के बराबर। तो इस प्लेट का जो मास डी एम है उसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखिए इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम कितना है, वी वॉल्यूम है, इस प्लेट का वॉल्यूम कितना है, डी वी वॉल्यूम है, क्यूब के ऊपर टोटल मास कितना है, आप कहेंगे एम, जो हमारी प्लेट है प्लेट पर मास कितना है अपना कहेंगे डी एम, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि अगर वी वॉल्यूम वाले जो क्यूब है उस पर अगर मास एम है तो यूनिट वॉल्यूम पर मास कितना होगा, एम बाई वी। तो जरा बताइए अपना जो डी वी वॉल्यूम है उस पर मास कितना होगा, आप कहेंगे एम बाई वी, डी वी इक्वल्स टू डी एम के बराबर हो जाएगा, होगा ना अपना। अब जरा वी और डी वी की वैल्यू पुट कीजिए। तो आप जानते हो छोटी कक्षा में सीखा आप लोगों ने कि किसी भी क्यूब का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, अगर उसकी वन साइड है उसकी लेंथ आपको ए दे रखी है तो आप कहेंगे ए क्यूब के बराबर। अपना जो डी वी है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी,
तो यहाँ पर देखिए हमारा जो प्लेट है, प्लेट की हाइट कितनी दे रखी है, dy के बराबर, और इसका जो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है, a दे रखी है। तो आप बताएंगे इसका जो dv है उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, अपना a स्क्वायर dy के बराबर आएगी। तो ये सब वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ पर जो अपना dm की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, हम कहेंगे m/a³, साथ में आ जाएगा a स्क्वायर dy के बराबर। जो करता है उसको काटेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, dy के। ठीक है, इस सब की वैल्यू है वो अगर हम उठाकर कहाँ रखेंगे, इसके अंदर, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, dm(a²/6)। dm की वैल्यू अपने पास में आ गई, इतनी है m/a, ठीक है, और साथ में आ जाएगा a²/6 और साथ में अपना dy। बोथ साइड हमें करना है इंटीग्रेट, ताकि हम इस पूरे क्यू के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकें। देखिए y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y आप इस क्यूब को देखोगे और देखकर बताओगे तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। देखिए इस वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है, यानी कि इस वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है, 0। इस वाले पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है, a के बराबर होगी। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, आप कहोगे 0 से a के लिए वेरी करेगी। तो जरा इसमें पुट करेंगे वैल्यू 0 to a 0 to i। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आ जाएगा, i इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए ये कट रहा है ना, a बचेगा ma/6, और यहाँ पे भी इसकी लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a ही आएगा। तो फाइनली अपने पास में क्या आ जाएगा, ma²/6। ये किसका आ गया, किसी क्यूब के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे आपको कोई क्यूब दे रखा हो या कोई प्रिज्म दे रखा हो। जैसे आपको एक प्रिज्म दे दिया, ठीक है, ये एक प्रिज्म दे रखा है आपको, और इसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो हम जानते हैं ये प्रिज्म किससे बना है, ये हमारा बना है कि ट्राइंगुलर प्लेट है। ठीक है, इन सभी ट्राइंगुलर प्लेट को एक दूसरे के ऊपर हम रखते जाएंगे तो हमारे पास में ये टोटल प्रिज्म बन जाएगा, बनेगा नहीं प्रिज्म। ये अपने पास में इस ट्राइंगुलर प्लेट के ऊपर दूसरी ट्राइंगुलर प्लेट इस तरह से रखते जाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया कि हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के यहाँ पर बेस से अगर कोई एक्सिस पास हो रहा तो उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, किसी तरह हम अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, उनकी हेल्प से अगर फाइंड करना सीख जाएं कि यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, तो बस हमें इंटीग्रेट ही तो करना है। इंटीग्रेट करके इस प्रिज्म में यहाँ से जो पास होने वाला जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं, बता सकते हो ना। तो क्या होगा, समय से पहले हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में स्टडी करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, फिर चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो हम बड़े ही आसानी से उन प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।